हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे, जो राजस्थान बोर्ड के 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या प्रकाश आँखों से देखा जा सकता है? तो देखो, प्रकाश आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाश की उपस्थिति में अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश किरण के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश किरण के तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विवर्तन की घटना को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश किस रूप को प्रदर्शित करता है? तो विवर्तन की घटना जो है वो प्रकाश के तरंग रूप की घटना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तरंग रूप। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? तो किसी चमकदार सतह से प्रकाश किरणों के टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? तो प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण किसी चमकीले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जो अंदर या बाहर से प्रकाश का परावर्तन कर सकता है। यानी कि ऐसा दर्पण जो गोलीय हो उसे क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की 2 गुना होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 2f। अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u, जहाँ पर f दर्पण का फोकस, v प्रतिबिंब दूरी और u जो है वो बिंब दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का क्या अर्थ है? तो आवर्धन का अर्थ होता है प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का अनुपात। इसे क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण का आवर्धन। तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये दूसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये बात ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12 है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है। प्रश्न नंबर 13 है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन +1 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और बल्ब को इसके फोकस पर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, किस दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक परंतु 1 से कम होता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा आवर्धन 1 से कम होता है और धनात्मक होता है। प्रश्न नंबर 16 है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। तो वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिखनी है यहाँ पर, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने पथ से भटक जाए, विचलित हो जाए, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तो प्रकाश की किरण
वायु से जब पानी में प्रवेश करेगी तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। इस कारण से ये अभिलंब से दूर हट जाती है और अपवर्तन की घटना घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो अपवर्तन के 2 उदाहरण, पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना या पानी में डूबी हुई लकड़ी का टेढ़ी दिखाई देना, ये दोनों अपवर्तन की घटनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश के अपवर्तन में उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल वेग पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल तथा पथ किस प्रकार प्रभावित होता है। तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जा रहा है तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा और प्रकाश किरण अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब प्रकाश 2 माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या होता है। तो जब प्रकाश अभिलंब की दिशा में आपतित होगा तो उसका अपवर्तन नहीं होगा और वो सीधा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अपवर्तनांक का प्रकाश के वेग से क्या संबंध है। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखो जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और ये होता है 2.42। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपवर्तनांक का क्या मात्रक होता है। अपवर्तनांक का क्या मात्रक होता है। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन राशि है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपवर्तनांक संबंधी स्नेल का नियम क्या है। तो आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, ये स्नेल का नियम है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, छोटे अक्षरों को पढ़ने हेतु कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दूर स्थित किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दूर स्थित किसी वस्तु का जब हम प्रतिबिंब देखते हैं उत्तल लेंस की सहायता से तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसे फोकस दूरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है। तो जब वस्तु को 2f पर रखा जाएगा यानी कि वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब वस्तु लेंस से अनंत दूरी पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का बहुत छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, जब वस्तु F और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। उत्तल लेंस के F और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर काल्पनिक और सीधा बनता है। जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक और सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस की परिभाषा लिखनी है, एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो 2 वक्र तलों से घिरा हुआ हो या फिर एक वक्र और एक समतल तल से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, लेंस से दूरियां किस बिंदु पर मापी जाती हैं। तो लेंस से दूरियां, लेंस में जितनी भी दूरियां होती है वो प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। नंबर 35 है, किसी लेंस की क्षमता का क्या अर्थ है तथा इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है, यानी P बराबर होगा 1/f। इसे डायफ्टर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, लेंस का सूत्र लिखिए। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर f लेंस की फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी और u बिंब दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन है 39, अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है या ऋणात्मक। तो अभिसारी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अपसारी लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन सदैव 1 से कम होता है। संपर्क में रखे 2 लेंसों की क्षमताएं P1 व P2 है, तो
तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? तो संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी P1 + P2। कितने भी लेंस अगर हम यहाँ पर रख दें तो उनकी क्षमता, कुल क्षमता अगर हम निकालें तो सभी की क्षमताओं का योग उनकी कुल क्षमता होगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक उत्तल लेंस वस्तु का सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु कहाँ स्थित होगी? तो उत्तल लेंस सीधा और आभासी प्रतिबिंब केवल मुख्य फोकस व लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए तब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस व लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी। 43 देखेंगे, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु उत्तल लेंस से 2f दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? तो 2f पर अगर वस्तु को रखा जाता है तो बिंब और प्रतिबिंब का आकार समान होता है, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी लेंस की क्षमता 0.25 डायोप्टर है तो उस लेंस का नाम बताओ। लेंस की क्षमता 0.25 यानी कि 1 से कम है, इसलिए लेंस यहाँ पर होगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 45 है, लेंस के आवर्धन की परिभाषा लिखिए। तो लेंस के आवर्धन की परिभाषा हो जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं, यानी h/h।